मैं पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ था। उसी वक्त दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक पैकेट उस शख्स के सामने रख दिया जिस पर रिबन बंधा हुआ था। पैकेट पर नंबर 20 लिखा हुआ था। उसने उन दोनों को एक इशारा किया जिसे मैंने महसूस कर लिया था और वो दोनों कमरे के दरवाजे के पास रुक गए। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इस फाइल में कोई ऐसी चीज जरूर है जिसका ताल्लुक मुझसे है। मैं उस शख्स की तमाम कैफियत पर मुसलसल गौर किए जा रहा था। उसने मुस्तरिबाना अंदाज में फाइल खोली और उसमें से प्लास्टिक कवर की एक छोटी सी फाइल निकाली। उसका पहला सफ़ा खोल कर देखा। मेरी निगाहें उस फाइल का जायजा ले रही थी, लेकिन उसका रुख इस तरह था कि मैं उसे देख नहीं सकता था। वो शख्स फाइल को देखता रहा और फिर उसकी निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। फिर उसने फाइल को दोबारा देखा और मेरी तरफ देखने लगा। उसके बाद उसने फाइल बंद कर दी। वो बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, मुझे गुमान भी नहीं था कि तुम अली यार खान होगे। मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मौजूदा सूरत हाल के बारे में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि अगर मैंने कोई फौरी अमल किया तो वो सिर्फ मेरे हक में नुकसानदेह होगा, और फिर मैं फौरन कोई ऐसी कार्रवाई करना भी नहीं चाहता था तावक्ते के कुछ तो सूरत हाल मालूम हो। वो बोला, क्यों मिस्टर, अब भी तुम इस बात से इनकार करोगे कि तुम अली यार खान नहीं हो? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये तुम्हारे सामने क्या है? वो बोला, तुम्हारी फाइल, तुम्हारे बारे में तफसीलात। मैंने पूछा, तुम्हें किसने मुहैया की? वो मेरी सूरत देखने लगा। बोला, तुम्हारे ख्याल में ये कौन हो सकता है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। वो बोला, ये बेहतर है कि तुम्हारा जहन उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस इंकिशाफ ने मेरे जहन को झंझना कर रख दिया है। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारी बातें समझ पाता हसन पाशा तो उनका जवाब देता, जबकि मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो बोला, ये बताओ कि इन सारे मामलात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, जब तक तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे मैं भला तुम्हारी बात का जवाब कैसे दे सकता हूँ? वो बोला, सुनो अली, सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। मैं इतना बदहवास हो गया हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। दरअसल ऐसा ही आदमी हूँ मैं। बदहवासी में मेरे इक़दामात उमूमन उल्टे होते हैं। ये भी हो सकता है कि तुम इस कुर्सी से जिंदा ना उठ सको। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कैफियत थी जिसे मैं महसूस किए बगैर न रह सका। मुझे यूं लगा जैसे वो जो कुछ कह रहा है उसमें सरे मुंह फर्क नहीं है। मैंने कहा, तुम लोग तो पहले भी मुझे कत्ल करने की कोशिश करते रहे हो। अगर इस बार भी तुम यही कोशिश करोगे तो मुझे भला क्या ताज्जुब हो सकता है। अगर मेरे कत्ल से तुम्हारा मकसद पूरा हो रहा है तो फिर ठीक है। जाहिर है मैं तुम्हें इससे नहीं रोक सकता क्योंकि इस वक्त मेरी पोजीशन बहुत मखदूश है। वो बोला, पहले इस बात का एतराफ़ करो कि तुम अली यार खान ही हो। मैंने कहा, हाँ, मैंने इनकार कब किया है? हसन पाशा बोला, लेकिन फिर ये बताओ कि तुम्हारा इन मामलात से क्या ताल्लुक है? क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि किसी को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है? कोई तुम्हें अपनी तहवील में लेना चाहता है और इसके लिए उसने अपने कारकुनों को बड़ी बड़ी रुकुमात पेश की हैं। मैंने सवाल किया, कौन है वो? हसन पाशा किसी सोच में डूब गया। फिर कहने लगा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि वो कौन है? तुम ये बताओ कि वो फाइल कहाँ है और तुम उसे लेकर यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, तुम्हें इस सिलसिले में क्या कुछ मालूम है हसन पाशा? मैं ये जानना पसंद करूंगा। वो बोला, सुनो अली, तुम ग्रीन पोल के लिए आए थे ना? एक शख्स नहीं चाहता कि तुम ग्रीन पोल से राब्ता कायम कर सको। ये उसका अपना मामला है और यूं समझो कि हम सब उसके कारकुन हैं और उसी के ईमा पर तुम्हें कत्ल कर देना चाहते थे। फाइल का हुसूल हमारे लिए इस कदर अहमियत नहीं रखता जितना तुम्हारा ग्रीन पोल से राब्ता कायम न होना। हाँ, अगर उसके साथ साथ ही फाइल भी हमें मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा होगा। मैंने कहा, गोया अगर फाइल तुम्हें मिल जाए तब भी तुम मुझे कत्ल करने से बाज नहीं रहोगे। वो बोला, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। तुम यूं समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी किसी भी तौर मुमकिन नहीं थी। बेशुमार लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए थे और बिलाखिर तुम्हें कहीं न कहीं तलाश करके कत्ल कर दिया जाता। इसमें भी कोई शक नहीं है कि तुम इंतहाई ताकतवर, चालाक और फुर्तीले हो। हम तुम्हारे बारे में गुफ्तगू करते थे तो यही कहते थे कि ये एजेंट इंतहाई खतरनाक मालूम होता है, लेकिन ये तसव्वुर जहन में नहीं था। ये गुमान भी नहीं था कि वो अली यार खान होगा। मैंने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? वो बोला, मैंने कहा ना कि किसी को तुम्हारी ज़रूरत है और हम उसी के कारकुन हैं। मैंने कहा, तो फिर उस शख्स का नाम मैं ही क्यों ना ले दूं तुम्हारे सामने? सूरत हाल अब किसी हद तक मेरे जहन में वाज़ेह होती जा रही थी। वो चौंका, क्या मतलब? मैंने कहा, क्या उस शख्स का नाम ऑलिव हार्वर्ड नहीं है? और हसन पाशा के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। बोला, मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, लेकिन बहरतौर तुम्हें फाइल के बारे में बताना होगा और ये भी बताना होगा कि तुम उन लोगों में कैसे शामिल हो गए। तुम्हारा उनसे मुंसलिक होना मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा, तुम्हारा ताल्लुक अमेरिकन CIA से है? वो बोला, नहीं, अमेरिकन CIA से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा, तो फिर तुम ऑलिव हार्वर्ड के लिए क्यों काम कर रहे हो?
वो बोला, मैंने कहा ना, इन तमाम बातों का तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ ये अहकामात मिले थे कि तुम्हें किसी भी तरह ग्रीन पोल से राब्ता कायम न करने दिया जाए, खा इसके लिए तुम्हें कत्ल ही क्यों न करना पड़े। इसके साथ साथ ही मुझे ये भी हुक्म मिला था कि वो फाइल भी हासिल कर ली जाए। शायद हमारा चीफ उस फाइल के जरिए मिस्टर आइंशलायर को किसी खास मामले में ब्लैकमेल करना चाहता था। मैंने कहा, और वो चीफ ऑलिव हार्वर्ड है। वो बोला, मैं तुम्हें इस बात का जवाब कभी नहीं दूंगा, समझे। ये एक गहरी चाल है, लेकिन अब सूरत हाल जरा मुख्तलिफ हो गई है। मुझे तुम्हारे सिलसिले में अभी अपने चीफ से राब्ता कायम करना पड़ेगा। उसकी हिदायत के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अली, मुझे जो हिदायत तुम्हारे हवाले से मिली हैं वो इतनी सनसनीखेज हैं कि शायद तुम्हारे गुमान में भी ना हो। मैंने पूछा, वो क्या? बोला, मुझसे कहा गया था कि अगर अली कभी मुझे दस्तयाब हो जाए तो मैं उसे जिंदगी की कीमत पर अपनी कैद में रखूं। सॉरी अली, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि अब बात जरा मुख्तलिफ हो गई है। फाइल के बारे में अगर तुम बता दो तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि अगर फाइल हमें न मिली तो हमें इससे कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हाँ, उस फाइल से कहीं ज्यादा तुम कीमती हो हमारे लिए। मिस्टर आइंशलायर अगर ग्रीन पोल से राब्ता कायम न कर पाते तो ये उनका अपना मसला था। हमारा काम तो सिर्फ ये था कि तुम ग्रीन पोल तक न पहुंच सको, और हम अब तक अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे हैं। ये दूसरी बात है कि अभी तुमने मुझे टेम्पलर की मौत की इत्तला दी है, जबकि टेम्पलर ऐसा आदमी नहीं था कि उसे एक शख्स हलाक कर सके। अलबत्ता मुझे जो कुछ तुम्हारे बारे में बताया गया था, अब इस बात पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं रहा है कि टेम्पलर तुम्हारे हाथों कत्ल हो गया। मेरे जहन में ये बात बिल्कुल वाजे हो गई थी कि मेरे कत्ल की कोशिशें क्यों की जा रही थी, लेकिन ये भी मैं अब समझा था कि ऑलिव हार्वर्ड को इस सिलसिले में मेरी यहाँ आमद की उम्मीद नहीं थी। ये तो सिर्फ इत्तेफाकात थे कि एक बार फिर मैं उसके रास्ते पर आ लगा था। यहाँ इस्तांबुल में ऑलिव हार्वर्ड के गुर्गों से या उससे मेरी इस तरह मुलाकात हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। ऑलिव हार्वर्ड नहीं चाहता था कि आइंशलायर का राब्ता ग्रीन पोल से कायम हो सके और ग्रीन पोल में और उनमें मफाहमत हो सके। चुनांचे उसने उस शख्स को कत्ल करने का फैसला किया जो ग्रीन पोल से मुलाकात के लिए फाइल लेकर आ रहा था, और ये सिर्फ इत्तेफाक था कि वो शख्स मैं था। बाहर तो और ऑलिव हार्वर्ड के इस तरह एक बार फिर सामने आ जाने से मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो गई थी, और मैं सोच रहा था कि खतरात जरूरत से कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। हसन पाशा कुछ सोच रहा था, फिर उसने सामने खड़े हुए एक आदमी को चुटकी बजाकर अपने करीब बुलाया और कहने लगा, मिस्टर अली के लिए इंतहाई मुनासिब बंदोबस्त करना है। मेरा ख्याल है कि इनकी टांगें हमेशा के लिए मफलूज कर दी जाएं, इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं। जाओ डॉक्टर थियोडल को बुला कर लाओ। थियोडल को सही सूरत हाल बता दो। सॉरी मिस्टर अली, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। हम आपकी जिंदगी नहीं ले रहे, ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन आपकी ये टांगें हमेशा के लिए मफलूज कर दी जाएंगी, जिनसे आपके फरार का खदशा हो सकता है। मैंने कहा, और तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये काम इत्मीनान से करवा लूंगा? हसन पाशा ने कहा, हाँ मेरा यही ख्याल है। और इससे कबल कि मैं कुछ समझता दफतन एक हल्की सी आवाज उभरी। पता नहीं उस बदबख्त ने क्या किया था। मेरे हाथ कुर्सी के हथों पर रखे हुए थे। फौरन ही कुर्सी के निचले हिस्से से 2 फौलादी हथकड़ियां निकली और मेरे हाथों की कलाइयों में कस गईं। मैंने कुर्सी समेत उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कुर्सी के पाए जमीन में दफन हैं और बोल्ट से कसे हुए हैं। चुनाचे मैं उठ नहीं सकता था। मैंने जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। फौलादी हथकड़ियों को अपने हाथों से निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं फंस गया था। मैं हसन पाशा के बारे में अंदाजा लगा चुका था कि ये शख्स इंतहाई खतरनाक है और जो कुछ कहता है करने की सलाहियत रखता है। अगर वाकई मेरी टांगों को कोई नुकसान पहुंचा दिया गया तो। मेरा सांस तेजी से चल रहा था। हसन पाशा पुरख्याल निगाहों से मुझे घूर रहा था। फिर उसने कहा, तुम पाकिस्तानी हो ना अली? मैंने कहा, तुम्हें इससे क्या गरज? तुम जिन लोगों की गुलामी कर रहे हो उनके लिए मसरूफ अमल रहो। वो बोला, दरअसल मैं सिर्फ दौलत का गुलाम हूँ। मुझे चलो ठीक है, मैं ये एतराफ़ किए लेता हूँ तुम्हारे सामने कि तुम्हारे बारे में ये हिदायत मुझे ऑलिव हार्वर्ड ने ही दी थी। अमेरिकन CIA से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऑलिव हार्वर्ड के ज़ाती दोस्तों में शामिल हूँ, और शायद तुम इस बात पर यकीन न करो अली कि अब से तकरीबन 1 साल पहले, या शायद उससे भी कुछ ज़्यादा या कम हुए होंगे, मुझे तुम्हारे बारे में हिदायत दे दी गई थी। तुम्हारी तस्वीर इस तरह मुझे ज़हन नशीन करवा दी गई थी कि तुम्हें एक निगाह देखते ही मुझे एकदम से शौक सा लगा। मुझसे कहा गया था कि अगर तुम कभी मेरे सामने आ जाओ तो मैं जिंदगी की कीमत पर तुम्हें काबू में करने की कोशिश करूं। ऑलिव हार्वर्ड से तुम्हारा कोई लंबा झगड़ा है अली? मुझे तुम्हारे बारे में खासी तफसीलात बताई गई थीं, लेकिन इस नुक्ता निगाह से कि अगर तुम सामने आओ तो मैं तुम्हें कोई मामूली आदमी न समझूं, बल्कि ये समझ लूं कि मेरा साबिका एक खतरनाक दुश्मन से है।
ऑलिव हार्वर्ड से तुम्हारा क्या झगड़ा है अली? ऑलिव हार्वर्ड जैसे आदमी को तुमने किस तरह जिच किया है, जरा मुझे उसकी तफसील तो बताओ। मैंने कहा, तुम बेवकूफ़ मालूम होते हो हसन पाशा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब इन हालात में भी मैं ज़बान खोलूंगा तुम्हारे सामने। वो बोला, नहीं नहीं ठीक है, जो कुछ तुम मुझको न बताना चाहो मैं उसके लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मेरा मिशन तो अब तब्दील हो गया है। पहले तो कुछ और सूरत हाल थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल वाकई मुझे गुमान भी नहीं था। यूं समझ लो ये एजाज मेरे लिए ही था। सॉरी अली सॉरी, तुम गलत जगह आ फंसे, हसन पाशा ने कहा और अपनी कुर्सी से उठ गया। उसी वक्त दरवाजा फिर खुला और एक खुश शक्ल आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये भी मकामी ही था। उसके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स टाइप की चीज थी। उसने वो बॉक्स आगे आकर स्याह रंग की मेज पर रख दिया और हसन पाशा की तरफ देखने लगा। हसन पाशा ने कहा, सुनो, तुम्हें इस शख्स की टांगें हमेशा के लिए नाकारा कर देनी हैं। तुमने एक बार तस्करा किया था एक ऐसी चीज का। उसने जवाब दिया, हाँ मुझे हिदायत मिल गई थी सर। हसन पाशा ने कहा, तो फिर अमल करो। और डॉक्टर ने थोड़ा सा पीछे हटकर बक्स में से एक शीशी निकाली जो एक इंजेक्शन था। फिर उसने एक सिरिंज निकालकर शीशी की दवा उस सिरिंज में खींच ली। स्याह रंग का ये रकीक सा स्याल न जाने क्या चीज था, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि ये मेरी दोनों टांगें हमेशा के लिए नाकारा कर देगा। हसन पाशा अब मेज के कोने से लगा खड़ा था और मेरी जानिब देख रहा था। मुझे अंदाजा था कि मेरी कोई कोशिश कारगर नहीं हो सकेगी। वो लोग अपने काम में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ होना तो नहीं चाहिए था और इसके लिए मैं आखिरी कोशिश कर लेने का ख्वाहिशमंद था। शुक्र था कि मेरे पांव आज़ाद थे। हर चंद के कुर्सी की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी कि मैं कोई खास कार्रवाई नहीं कर सकता था, लेकिन डॉक्टर इतनी आसानी से तो मेरी टांगों में ये इंजेक्शन नहीं लगा सकेगा। मैंने सोच लिया और डॉक्टर ने सिरिंज को ऊपर करके देखा और हसन पाशा ने पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। फिर बोला, अगर तुम्हारी तरफ से किसी भी किस्म की हरकत या जुम्बिश हुई अली, तो फिर मैं इस बात के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। तुम्हारी जिंदगी उस वक्त तक महफूज है जब तक तुम मेरी कैद में हो। मैं तुम्हें ऑलिव हार्वर्ड के हवाले कर दूंगा और उसके बाद ये मसला 100% हार्वर्ड के जिम्मे होगा, जबकि इससे कबल मुझे हिदायत की गई थी कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। समझे? जिंदगी के कुछ लम्हात गनीमत जानो और अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करो। मैं हसन पाशा के चेहरे की जानिब देख रहा था। स्याह रंग के पिस्तौल का रुख मेरी पेशानी की जानिब था। डॉक्टर अपने काम से फारिग होने के बाद मेरी तरफ बढ़ने लगा। इतना बेबस मैं शायद जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। कोई ना कोई तरकीब ऐसी हो जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था कि मुझे जिंदगी बचाने का मौका मिल जाता। लेकिन अब अगर उस शख्स का कहना दुरुस्त था, इंजेक्शन मेरे पैरों में इंजेक्ट हो गए तो शायद मैं कुछ न कर सकूं। हाँ, बेबसी का ये एहसास मेरे लिए बड़ा जानलेवा था। डॉक्टर वो इंजेक्शन लिए हुए मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया और मेरे पैरों के नजदीक बैठ गया। हसन पाशा के रिवॉल्वर का रुख मेरी पेशानी की सम था और मैं इस बात का जायजा ले रहा था कि डॉक्टर किस एंगल से मेरे पैरों के पास बैठ सकता है और मैं इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश कर सकता हूँ। मेरे बदन में शदीद सनसनी दौड़ रही थी। दौरान खून बहुत तेज हो गया था। मुझे सिर्फ डॉक्टर के अपने पास बैठने का इंतजार था। वो किस एंगल से बैठता है उस पर मेरी बकिया जिंदगी का दारोमदार था। अगर डॉक्टर किसी तरह सामने के रुख पर आ जाए तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। उस वक्त मेरे जूते की ठोकर कम से कम डॉक्टर को नाकारा तो कर ही देगी। उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ इसी का मुंतजिर था कि डॉक्टर मेरे पैरों के करीब पहुंच जाए, लेकिन वो काफी चालाक आदमी मालूम होता था क्योंकि वो अकब से मेरे नजदीक पहुंचा था। पीछे इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपनी भरपूर ठोकर को इस्तेमाल कर सकूं और अब यूं महसूस हो रहा था जैसे तकदीर मेरे साथ जिंदगी का एक और मजाक शुरू करने वाली है। अगर वाकई मेरे पांव नाकारा हो गए तो इसके बाद सच्ची बात तो ये है कि अली यार खान की शख्सियत ख़त्म हो जाएगी। भला एक अपाहिज आदमी क्या कर सकता है। मैंने बेख्तियारी के आलम में दोनों पांव उठाए और स्याह रंग की मेज के पाए पर जमा दिए जो मेरे सामने थी। दफतन मुझे महसूस हुआ जैसे स्याह रंग की मेज जमीन में फिक्स नहीं है, बल्कि मेरे पैरों के दबाव से वो आहिस्ता से हिली थी। मेज के हजम और उसके वजन का अंदाजा लगाने का इस वक्त मौका नहीं था। जिंदगी बचाने के लिए एक वहशियाना जिद्दोजहद और मजनूनाना कोशिश ही उस वक्त कारआमद हो सकती थी। चुनाचे मैंने फुर्ती से पीछे खिसक कर दोनों पांव मेज के टॉप पर जमाए और फिर अपनी तमाम तर कुव्वत सर्फ करके मेज को जोर से उलट दिया। मेज के कोने से चूंकि हसन पाशा लगा खड़ा था और उसे इस बात की तवक्को नहीं थी कि मैं ऐसी कोई कार्रवाई कर लूंगा। इसके अलावा मेरी मदद जमीन में फिक्स कुर्सी ने भी की थी, जिसकी पुश्त से अपनी पुश्त लगाकर मैंने अपनी तमाम तर कुव्वत मुज्तमा कर ली थी।
और आसमानों में मौजूद मेरे खुदा ने भी, जो मेरी बेबसी को महसूस कर चुका था, मेरी मदद की थी। मेज पूरी कुव्वत से उल्टी और हसन पाशा उसकी जद में आ गया, लेकिन इज़्तिरारी तौर पर उसका हाथ भी ट्रिगर पर दब गया था और उसका निशाना दरवाजे पर खड़ा हुआ वो शख्स बन गया जो इन हालात की निगरानी कर रहा था। मैं मेज उलटने के अलावा और कुछ न कर सका। कुर्सी पर से उठना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन तकदीर कुछ और ही खेल खेलना चाहती थी। दफतन ही एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और दरो दीवार लरस गए। हसन पाशा, जो मेज के नीचे गिरा हुआ था और अब उठने की कोशिश कर रहा था, एक बार फिर गिर पड़ा। दरवाजा अपनी जगह से उखड़कर नीचे आ रहा था। डॉक्टर बेख्तियार उठा और बाहर की तरफ लपका, लेकिन इस कोशिश में वो दूसरे आदमी से टकरा गया जो दरवाजे पर जमा हुआ था और अब अपने उस साथी को संभालने की कोशिश कर रहा था जिसको गोली लग गई थी। एकदम तूफान सा आ गया था। सभी मुंतशिर हो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपने हाथों की हथकड़ियां खोलने में कामयाब नहीं हो सका। फिर दूर कहीं फायर की आवाज सुनाई दी। एक फायर, दो फायर, तीसरे फायर के बाद तड़ातड़ गोलियां चलना शुरू हो गईं। उन गोलियों में इंसानी चीखों की आवाजें भी उभर रही थीं, निस्वानी और मर्दाना चीखें। हसन पाशा बुरी तरह धाड़ा, देखो देखो क्या हो रहा है। उसके बाद वो भी अपने आप को संभाल कर बेइख्तियाराना बाहर दरवाजे की जानिब दौड़ गया। दरवाजे के करीब पड़ी हुई लाश से उसे जोरदार ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बचा, लेकिन उसके बाद फिर संभल कर बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ मैं रह गया था या फिर उस शख्स की लाश पड़ी हुई थी जो हसन पाशा की गोली का शिकार हुआ था। गोली शायद किसी ऐसे मकाम पर लग गई थी कि उसकी फौरी मौत वाक़ हो गई थी। मैंने एक बार फिर बेबसी से अपनी हथकड़ियों को देखा जो मुझे उस मौके से फायदा उठाने से रोक रही थी, लेकिन कोई हल नहीं था मेरे पास। चंद लम्हात ही गुजरे थे कि दफतन एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा स्याह निकाब में छुपा हुआ था। खासे तनुतोष का मालिक मालूम होता था, लेकिन इंतहाई फुर्तीला। अंदर दाखिल होते ही उसने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया और फिर कमरे में निगाहें दौड़ाने लगा। न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे मुखालिफों में से नहीं है। उसकी हरकत और सकनात से यही अंदाजा हो रहा था। मुझे देखकर वो मेरे करीब पहुंचा और फिर मेरे हाथों में पड़ी हथकड़ियों को देखने लगा। उसकी निगाहें हथकड़ियों से हटकर इधर उधर भटकने लगीं। मैंने ये अंदाजा तो लगा लिया था कि ये शख्स कम से कम मुझे नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं है। चुनांचे मैंने आहिस्ता से कहा, उसने उस मेज के पीछे बैठे बैठे कोई कार्रवाई की थी जिसकी बिना पर ये हथकड़ियां मेरे हाथों में पड़ गईं। मेरी बात सुनते ही निकाब पोश उस तरफ बढ़ गया जिधर मेज उल्टी पड़ी थी। उसने मेज को सीधा किया और फिर उसकी निचली सतह पर कुछ तलाश करने लगा। चंद ही लम्हे के बाद क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ हथकड़ियां खुल गईं और मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, इस इमदाद को मैं कभी फरामोश नहीं करूंगा। निकाब पोश ने कोई जवाब न दिया और फुर्ती से मेरा शाना थपथपा कर दरवाजे की तरफ चलने का इशारा किया। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में दबा हुआ था। मुझसे पहले वो दरवाजे के करीब पहुंचा और फिर उसने दरवाजा खोलकर बाहर राहदारी में झांका। दरवाजा खुलते ही शोर शराबे की बेपनाह आवाजें मेरे कानों में उभरने लगीं। दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी उन आवाजों में शामिल थीं। नकाबपोश ने मेरा बाजू पकड़ा और उस कमरे की सामने वाली राहदारी में दौड़ने लगा। राहदारी के बाईं समत एक छोटी सी दीवार थी जो तकरीबन 3-3.5 फुट बुलंद थी। उसने दीवार की तरफ इशारा किया और फिर खुद दीवार के दूसरी जानिब कूद गया। मैं उसकी तकलीद कर रहा था। उस जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। राहदारी की उस दीवार को फलांगने के बाद मैंने महसूस किया कि हम एक सहनुमा जगह में हैं, लेकिन थोड़े ही फासले पर बुलंद दीवारें नजर आ रही थीं। गोया उस तरफ से फरार का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन नकाबपोश बदस्तूर मुझे इशारा करते हुए आगे दौड़ रहा था। उसने अभी तक बोलने की कोशिश नहीं की थी। मैंने भी उस पर ही भरोसा कर लिया था। जब उस शख्स ने इस तरह मेरी मदद की थी तो यकीनी तौर पर यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नकाबपोश तकरीबन 100 गज तक दौड़ा और उसके बाद वैसी ही एक दूसरी दीवार फलांग कर दोबारा अंदर दाखिल हो गया। जब वो दीवार की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने उससे सवाल करने की कोशिश भी की कि वापस इसी इमारत में क्यों जा रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया और दीवार फलांग गया। मेरा हुलिया भी अजीब हो रहा था। बदन पर लिबादा और नीचे अंडरवेयर। इस हालत में बाहर भी तो नहीं जा सकता था। और फिर सच्ची बात यह है कि बाहर जाने का मौका होता तो निकाबपोश जो मुझे उस कमरे से निकाल कर लाया था यकीनन मेरी रहनुमाई करता। चुनाचे बेहतर यही था कि मैं उसकी तकलीद करता रहूं। वो फिर वैसे ही एक राहदारी में पहुंच गया और वहां से आगे बढ़कर एक कमरे के दरवाजे के सामने रुक गया। उसने फुर्ती से दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं उस छोटे से कमरे में दाखिल हो गया जो बेडरूम की हैसियत रखता था और फिर निकाबपोश ने दरवाजा बंद कर लिया। तब पहली बार उसकी आवाज उभरी,
हम लोग इस वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन तुम फिक्र न करो, तुम महफूज हो अली। ये आवाज़ मेरे लिए एक धमाके से कम नहीं थी। मैं मुताज्जिबाना अंदाज में मुंह फाड़ कर रह गया। भला तारीना हार्डो की आवाज़ और मैं न पहचानता। मैंने उसके कद्दो कामत और जिसामत का अंदाज़ा लगाया, लेकिन इससे कबल मैं कुछ कहता उसने अपने चेहरे से नकाब खींच दी। नकाब के नीचे से तारीना हार्डो का ही चेहरा बरामद हुआ। मेरी ज़बान गुंग हो गई। ये सूरत हाल मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्के थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तारीना हार्डो यहाँ इस्तांबुल में मौजूद होगी। मैं बदस्तूर आंखें फाड़े उसे देखता रहा। तारीना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।